तब ये जो होगा कि जुडिशल पावर का एक्सेस, अपनी जुडिशल पावर का या अपनी पावर का पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, तब ये उसमें आएगा। लेकिन वो अगर ऐसा करता है जज, तो वो उसके लिए लायबिल होगा। लेकिन अगर वो अपनी जुडिशियल एक्ट को कर रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, तो वो उसको प्राइवेट जनरल एक्सेप्शन में आएगा और उसको डिफेंस मिलेगा। Object of IPC: look for any crime constituting there are two major elements which are as under। जो IPC के ऑब्जेक्ट हैं वो हैं दो तरह के हैं। ये गिल्टी इंटेंट होना चाहिए, किसी भी क्राइम को करने के लिए क्रिमिनल का गिल्टी इंटेंट होना चाहिए और गिल्टी एक्ट किया गया हो। गिल्टी इंटेंट को मेंस rea कहते हैं लैटिन मैक्सिम में, लैटिन लैंग्वेज में, और गिल्टी एक्ट को कहते हैं एक्टस रियस। सम क्राइम वेयर नॉट नेसेसरी टू हैव गिल्टी इंटेंट: कुछ ऐसे भी क्राइम है जहाँ पर गिल्टी इंटेंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्राइम कहलाता है, जैसे कि डेफिनेशन होता है और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है। डेफेमेशन मतलब किसी की मानहानि करना, जैसे किसी व्यक्ति के लिए कुछ गलत अपशब्द बोलना, वो डेफेमेशन में आता है, जो कि सेक्शन 499 to 502 में कवर किया गया है IPC के। फिर इसके बाद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये टॉर्ट में कवर किया गया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से मतलब है, जैसे कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बस ड्राइवर खाना खाने के लिए ढाबे पर गाड़ी रोकता है और वो उसको सही जगह पार्क ना करके ठीक से पार्क नहीं करता, तो वो उसका कंडक्टर उसको ठीक तरीके से, मान लीजिए ठीक तरीके से उसे खड़ा करने लगता है। इस दौरान उसकी किसी दूसरी बस में या किसी दूसरी गाड़ी में टक्कर हो जाती है, जिससे उसे नुकसान होता है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उसकी ऑनर की होगी, जो वो बस उस कंडक्टर की नहीं होगी या उस ड्राइवर की नहीं होगी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी उसकी जो बस ड्राइवर है, बस का मालिक है, बस का ऑनर है, उसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं, फिर currently we are talking about defamation, but currently we are talking about chapter 4 general defenses, in which if any crime guilty intent is absent, then that person take defense under this provision to avoid criminal liability। अगर उस व्यक्ति का गिल्टी इंटेंट नहीं है, तब इस कंडीशन में चैप्टर 4 का वो डिफेंस ले सकता है, जो कि है जनरल एक्सेप्शन, और क्रिमिनल लाइबिलिटी से वो बच सकता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं एक्सीडेंटल जो केस होते हैं। जैसे अभी मैंने बस वाला एग्जांपल दिया, वो एक्सीडेंटल हुआ, लेकिन उसके पीछे उसका गिल्टी ना तो इंटेंट था, ना ही उसका मेंस rea था, लेकिन फिर भी वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आता है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में इस तरह के ही केस कवर किए जाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट वाले जो केस है उसमें उसको डिफेंस मिल जाएगा। एक्सीडेंट वाले अगर IPC में आते हैं, लेकिन क्योंकि उसका ना तो गिल्टी माइंड था, गिल्टी इंटेंट था, ना ही मेंस rea था, इसलिए। फिर एब्सेंस ऑफ मेंस rea होने पर सेक्शन 80 का डिफेंस मिलेगा। जैसे क्राइम होता है, क्राइम होने के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, गिल्टी इंटेंट होना चाहिए या मेंस rea, और गिल्टी एक्ट होना चाहिए एक्टस रियस। और इसमें जो एक्सीडेंट होता है या इवेंट होता है, एक्सीडेंट हो रहा जो एक्सीडेंटल केस है उनमें इवेंट होगा कोई भी, और ये सडनली होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया गया नहीं होना चाहिए कि हाँ प्री प्लान किया गया हो, वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट इज़ एन इवेंट विच इज़ गोइंग फोर्सी या सडनली एक्सपेक्ट विच आर नॉट एक्सपेक्ट। फिर इसके बाद सेक्शन 80 में आ जाते हैं। 80 का जो एलिमेंट क्या क्या होंगे इसमें ये देखते हैं। विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट और नॉलेज, फिर लॉफुल एक्ट होना चाहिए और लॉफुल मैनर से होना चाहिए, बाय लॉफुल मीन्स होना चाहिए उसमें, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन से होना चाहिए, लेकिन उसमें गिल्टी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए और नॉलेज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि प्री प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। फिर से एक एग्जांपल से हम समझेंगे। ए इज़ डूइंग वर्क विद हैचेट। मान लीजिए को एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से पेड़ पर काम कर रहा है, लेकिन तभी बी वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और बी इंजर्ड हो जाता है। विच आर डूइंग प्रॉपर केयर एंड कॉशन से किया जा रहा है। ए इज़ नॉट बिकम लायबल। ए लायबल नहीं होगा क्योंकि ये एक्सीडेंटल केस है। फिर दूसरा, यहाँ पे उसने प्रॉपर केयर और कॉशन से किया है और उसे प्री नॉलेज नहीं है।
फिर सेक्शन 81 में आ जाते हैं, इसमें नेसेसिटी वाले केस आते हैं, जैसे कि दिस कंसेप्ट बेस्ड ऑन दिस मुहावरे पर, एक तरह के मुहावरे, ये एक मुहावरे पर बेस्ड है, जैसे एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुएं वाली कंडीशन है इसमें। इफ़ एनी बडी गिव टू सिचुएशन विच वन लेस डेंजरस एंड अदर मोर डेंजरस एंड इफ़ ही और शी हैड टू चूज़ वन बिटवीन ऑफ टू, देन अगर मान लीजिए किसी के पास दो कंडीशन है जिसमें से एक ज़्यादा खतरनाक है दूसरी कम खतरनाक है, और वो उसके पास एक चॉइस भी है कि वो उसमें से एक कंडीशन को या एक चॉइस को चॉइस कर सके, एक सिचुएशन को। शी और ही विल चॉइस लेस डेंजरस जो सिचुएशन होगी उसको वो चूज़ करेगा। देन इट्स कवर अंडर सेक्शन 81। अगर मान लीजिए वो लेस डेंजरस चीज़ को सेलेक्ट करता है या चूज़ करता है तो वो उसमें लाइबिलिटी से बच सकता है। सेक्शन 81 और टेक डिफेंस टू, और सेक्शन 81 का वो डिफेंस ले सकता है नेसेसिटी के अंदर, और वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकता है। इट्स कॉल्स नेसेसिटी डिफेंस। नेसेसिटी इज़ ऑल्सो डिफाइंड अंडर दीज टू मैग्जिम्स। फर्स्ट है जस्ट नेसेसिटेट्स और दूसरा है नेसेसिटेट्स नॉन हैबिट लीगम। मतलब मीन्स इसका है नेसेसिटी नोज नो लॉ। इट मीन्स इफ़ एनी बडी हैव चॉइस टू सेलेक्ट बिटवीन टू लेस और मोर डेंजरस देन ही और शी विल बी चूज लेस डेंजरस, देन he or she will be get necessity defense from escape or avoid criminal liability. Now defense of necessities essentials element. फर्स्ट है द एक्ट मस्ट बी डन अंडर गुड फेथ। जो नेसेसिटी वाला डिफेंस लेना चाहता है उसे वो कार्य जो उसने क्राइम किया है वो नेसेसिटी में किया गया माना जाना चाहिए। सेकंड है देयर मस्ट बी नो मेंसरिया, और मेंसरिया नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें हम एक केस देखते हैं आर वर्सी डडले एंड स्टीफन्स। इसमें इन दिस केस व्हाट क्या हुआ था कि देयर आर 4 पीपल्स और मैन डडले, स्टीफन्स, ब्रॉक्स और केबिन बॉय, इन विच केबिन बॉय इज 18 years old गोइंग थ्रू द शिप। ड्यूरिंग दैट जर्नी द शिप एक्सीडेंट हो जाता है और बाय द रॉक्स से वो टकरा जाती है शिप। इसमें जो वो लड़का था 18 साल का, तो जब वो शिप टकरा जाती है रॉक से, तो उसमें वो जिसमें वो नाव में थे वो नाव अलग हो जाती है शिप से। जब वो शिप अलग हो जाती है तो वो चारों लोग उस शिप से अलग होकर उस छोटी सी नाव में बैठे हुए थे। तो वो उस शिप से जब अलग हो जाती है तो उन्हें 21 दिन हो जाते हैं। जितना उनके पास खाना पानी था वो तब तक चला। उन्होंने फिर उसके बाद जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने क्या किया, जो केबिन बॉय था 18 साल का, उन्होंने उसको काट के खा लिया। अब उसके बाद जब वो उन्हें एक शिप ने देख लिया, कुछ दिनों बाद उनको एक शिप ने देख लिया और उनको रेस्क्यू किया गया। जैसे ही वो तट पर उतरे, किनारे पर आए, तभी उनके ऊपर एक केस उसे मार के खाने का, जो उसका केबिन बॉय था 18 साल वाला, उसके खाने का केस फाइल किया गया। उसमें उन्होंने डिफेंस दिया नेसेसिटी का कि हमारे पास खाना पानी नहीं था इसलिए हमने नेसेसिटी में इस क्राइम को किया। उसमें जो कोर्ट था उन्होंने कहा बट द कोर्ट हेल्ड दैट सेल्फ सर्वाइवर और सब्सिस्टेंस नॉट सो मच नेसेसरी फॉर विच यू गॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। और इसमें कोर्ट ने कहा कि सेल्फ सर्वाइवर और सब्सिस्टेंस इतना ज़रूरी नहीं था कि आप किसी को मार के खा जाएं, और किसी की लाइफ के उसके भी तो राइट्स हैं। जिस पर्सन को आपने खाया है तो उसके पास राइट है ज़िंदा रहने के। तो हाँ, ये इस तरह का इतना बड़ा डिफेंस नहीं है कि जिसमें डिफेंस दिया जा सके, और ये क्राइम की श्रेणी में आएगा, और इसमें कोर्ट ने उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन नहीं दिया। इफ़ ए डिस्ट्रॉय बीज हाउस
फॉर सेफ गुड फेथ। मान लीजिए कि एक लाइन में 8-10 घर हैं, जिसमें से एक घर में आग लग गई है, तो उन्हें उसमें से आगे वाले घरों को बचाने के लिए जिस घर में आग लगी थी उसके बगल वाला घर भी गिरा देता है, वो भी गुड फेथ में, कि जिससे कि आग आगे ना बढ़े। तो यहाँ पर नेसेसिटी का डिफेंस लिया जाएगा और उसको बी को ए का घर तोड़ने के उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन मिलेगा। फिर इन्फेंसी में आते हैं बचपन या चाइल्डहुड वाले, जिसमें सेक्शन डिफेंस दिया गया है सेक्शन 7 ईयर्स से 7 से 12 साल तक के बच्चों को। फिर इसमें दो सेक्शन 82 में है अंडर 7 ईयर्स, लेस 7 ईयर्स चाइल्ड और अंडर 7 ईयर्स कंप्लीट एग्जाम्पशन, उन्हें पूरी तरह से एग्जाम्प्ट किया गया है क्रिमिनल लायबिलिटी से। और सेकंड में आ जाते हैं 18 साल से जो कम के हैं वो बच्चे। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन 83 में अंडर 7 to 12 ईयर्स चाइल्ड नॉट प्रोवाइड टोटल एग्जाम्पशन। इसमें टोटल एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है सेक्शन 83 में 7 से 12 साल तक के बच्चों को सब्जेक्ट टू मैच्योरिटी ऑफ माइंड। इसमें मैच्योरिटी ऑफ माइंड देखी जाएगी जिस बच्चे ने क्राइम किया है उसकी। मैक्सिम पर डिपेंड करता है ये सेक्शन 82-83 इस मैक्सिम पर फॉल करता है। मैक्सिम है डॉली इन सेपेक्स इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। नेक्स्ट डिफेंस है इंसैनिटी, सेक्शन 84 में कवर होता है। इसमें मेंटल एबनॉर्मेलिटी या अनसाउंड माइंड वाले केस आते हैं। इंसैन पर्सन क्राइम करेगा तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। केस ऑफ मैकनॉटन के केस से हम इसे समझेंगे। इंसैनिटी कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया, इन दोनों में क्या कंडीशन है ये देखेंगे, इंडिया और इंग्लैंड में। सेक्शन 84 के इसेंशियल एलिमेंट बताते हैं। एसेंशियल एलिमेंट फर्स्ट पॉइंट है एक्ट्स मस्ट बी डन बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो एक्ट किया गया है वो अनसाउंड पर्सन द्वारा किया गया हो। सेकंड है सच ए पर्सन मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, जो पर्सन जिसने इनकैपेबल ऑफ नोइंग जो ये क्राइम किया है वो इनकैपेबल हो नॉलेज मतलब नेचर ऑफ द क्राइम समझने में। सच इनकैपेसिटी मस्ट बी बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। और फोर्थ है इनकैपेसिटी शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ डूइंग ऑफ द एक्ट। ट्रिकी पॉइंट फॉर सेक्शन 84, इनकैपेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए जिस टाइम पे क्राइम हुआ है। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, इंसेन डिल्यूजन टेस्ट से इसे समझेंगे। फ्रॉम विच प्रिंसिपल ऑफ इंसैनिटी ड्राइव्ड विच कॉल्ड मैकनॉटन्स रूल, जिस रूल पर ये आधारित है वो कहलाती है मैकनॉटन्स रूल। इसमें इन दिस केस देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट पर्सन। फर्स्ट है मिस्टर रॉबर्ट पील वो इज़ इंग्लैंड्स प्राइम मिनिस्टर्स के डिस्डेंट प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। मिस्टर रॉबर्ट पील प्राइम मिनिस्टर, डिस्डेन प्राइम मिनिस्टर थे। सेकंड है मिस्टर ड्रमन ये वो इज़ रॉबर्ट पील्स सेक्रेटरी थे। थर्ड है डैनियल मैकनॉटन वो किल्ड मिस्टर प्रोमन, वो किल्ड मिस्टर ड्रमन, DRUMMON ड्रमन, इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग है ये है। इन दिस कन्फ्यूज़न दैट मिस्टर ड्रमन इज़ मिस्टर पील, वो मिस्टर ड्रमन को मिस्टर पील समझ लेते हैं। वैन मैकनॉटन ट्राइड या ट्रायल होता है देन ऑन हिज बिहाफ इंसैनिटी प्लीड दैट मैकनॉटन हैड नो कंट्रोल अपॉन हिज एक्ट एंड ही वॉज कमिटिंग हिज वर्क अंडर डिल्यूजन, ये कहा जाता है। इन जजमेंट मैकनॉटन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मर्डर चार्जेस एंड ही विल बिकम रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी का डिफेंस पाते हुए मिस्टर मैकनॉटन को रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है जिस टाइम उन्होंने वो एक्ट किया था उस टाइम पर वो इंसैनिटी में थे, अंडर इंसैनिटी वो उन्होंने उस क्राइम को किया था। फिर नेक्स्ट डिफेंस आता है ड्रंकनेस, सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86 में कवर किया गया है इसको।
सेक्शन 85 कहता है इंटॉक्सिकेशन के बारे में, इनकैपेबल ऑफ हैविंग मेंटल एलिमेंट। इसमें अंडर ड्रंकनेस इनकैपेबल है उस बंदे का माइंड उस सिचुएशन को समझने के लिए। इंटॉक्सिकेशन दो तरह से है, फर्स्ट है वॉलंटरीली और सेकंड है इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी या जानबूझकर वो की गई है, इंटॉक्सिकेशन किया गया है, उसमें प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज है और जिसमें डिफेंस नहीं मिलेगा। फिर सेकंड है इनवॉलेंट्री या फोर्सफुली दी गई है या फ्रॉड से दी गई, विदाउट नॉलेज दी गई है, वो अनसाउंडनेस गेट डिफेंस बट प्रूव इट, उसको स्ट्रिक्टली प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जो वॉलंटरीली है, नो मैटर नेचर ऑफ द क्राइम और कंसिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम नोन बाय द विक्टिम, ये मैटर नहीं करता कि वो जो पर्सन है जिसने क्राइम किया है वो उस कंडीशन में था कि उस क्राइम को या उस क्राइम के कंसिक्वेंसेस को समझने की सिचुएशन में था। बस ये प्रूव करना होगा कि उसने इंटॉक्सिकेशन जो किया है या नशा जो किया है वो जानबूझकर किया है, जानते समझते किया है। नेक्स्ट डिफेंस में आ जाते हैं कंसेंट। सेक्शन 87 टू 91 में तक ये कंसेंट वाला प्रोविज़न है। सेक्शन 87 में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया और इस मैगजीन पर डिपेंड मतलब बेस्ड है। सेक्शन 88 एक्ट्स डन इन गुड फेथ, फॉर एग्जांपल इसमें डॉक्टर्स और सर्जन्स आते हैं। सेक्शन 89 बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, इसमें चाइल्ड्स को बेनिफिट दिया गया, कंसेंट ऑफ गार्जियन प्लस बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। अगर किसी बच्चे के बेनिफिट के लिए है ये क्राइम वो कमिट करता है कोई और उसके बिहाफ पर उसके फ़ायदे के लिए, तो ये उसमें आएगा, इसका डिफेंस मिल सकता है, जनरल एक्सेप्शन में कवर होगा। सेक्शन 90 व्हाट इज़ नॉट कंसेंट, कंसेंट क्या नहीं है, जो कि फ्रॉड से ली गई हो या ज़बरदस्ती ली गई हो, वो सब कंसेंट में नहीं आता। सेक्शन 91 में एक्सक्लूज़न ऑफ एक्ट, कहाँ तक एक्ट का एक्सक्लूज़न है, किसी की कंसेंट हम कहाँ तक ले सकते हैं या उसके अनुसार कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कंसेंसस एड आइडम, ये इस मैगजीन पर बेस्ड है। सेक्शन 91 मीन्स टू पार्टीज एग्रीज टू द सेम सेंस इन द सेम माइंड, दो लोग सेम कंडीशन पर और सेम सेंस पर उस चीज़ के लिए रेडी होने चाहिए या जानते हों, कंसेंट हो। फिर फॉर एग्जांपल कॉजिंग मिसकैरेज, ये इस तरह के केस इसमें कवर होंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं कंसेंट विल बी फ्री होनी चाहिए, ये एक तरह का इसका एलिमेंट है। व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंट, इसकी एब्सेंट में नहीं होनी चाहिए। कोअर्शन एंड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब इसमें नहीं होना चाहिए। फ्रॉड से कंसेंट ना ली गई हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से कंसेंट ना ली गई हो, मिस्टेक से कंसेंट ना ली गई हो। फिर सेक्शन 87 में आ जाते हैं बेस्ड अपॉन दिस 87 को हम थॉरली समझेंगे, थॉरली समझेंगे सेक्शन 87। जैसे कि इसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब है वॉलंटरीली इफ़ यू आर गिविंग फ्री कंसेंट देन यू विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट दैट एक्ट। फिर ऑल एक्ट्स कुड बी लीगल नेचर के होने चाहिए। इफ़ एनीवेयर गन फाइट, अगर कहीं इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे, अगर कहीं गन फाइट हो रही है और वहाँ पर क्या होता है कि हम कोई पर्सन वहाँ पर गया हुआ है और वो उस अपनी कंसेंट से वहाँ गया है, तो वो उसका डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे या उसको इंजरी हो जाती है तो वो डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे पता नहीं था या मुझे ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी। उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। या हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए बॉक्सिंग रिंग में जब दो पार्टीज़ बॉक्सिंग कर रही होती हैं, दो प्लेयर्स आपस में, और मान लीजिए दूसरा प्लेयर उसके लिए डिफेंस चाहता है कि ये मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी या मेरी कंसेंट नहीं थी और मुझे इंजरी हो गई, मान लीजिए एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंजर्ड कर देता है, तो वो वहाँ पे डिफेंस नहीं ले सकता क्योंकि वो वहाँ उस सब ख़तरे को जानते हुए रिंग में उतरा है, ये माना जाएगा और उसकी फ्री कंसेंट मानी जाएगी, वो उसका डिफेंस नहीं ले सकता। फिर सेक्शन 87 के बाद हम 88 में आ जाते हैं।
लेकिन हाँ 87 में एक पॉइंट और है इसमें, लेकिन कॉज ऑल दीज एक्ट्स पर्पस इज़ नॉट टू कॉज डेथ, डेथ करने का पर्पस नहीं होना चाहिए। फिर सेक्शन 88 में आ जाते हैं। दिस एक्ट मेनली प्रोटेक्ट टू डॉक्टर्स एंड सर्जन्स को प्रोटेक्ट करता है, who आर टेक फ्री कंसेंट फ्रॉम देयर पेशेंट और एंड ऑपरेट और सर्ज दैम for which likely cause may be death but it's going on under good faith। ये सेक्शन 88 में डॉक्टर्स और सर्जन्स को प्रोटेक्शन दिया गया है। सेक्शन 89 में, लेकिन ये सेक्शन 88 में जो सर्जन्स और डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए पेशेंट की, कोई कोर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक में नहीं ली गई हो। सेक्शन 89 में आ जाते हैं। एक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड एंड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गार्जियंस। ये सेक्शन 89 में एक्ट उस तरह के आएंगे जो बच्चों की या बच्चे के बेनिफिट के लिए है और फ्रॉम द कंसेंट, और उसके गार्जियन से उसकी कंसेंट ली गई है। सेक्शन 89। फिर 89 के बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 90। सेक्शन 90 में आ जाते हैं। 89 के बाद 90 में कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। जो कंसेंट है वो अंडर फियर और मिसकंसेप्शन में अगर दी गई है तो इसमें जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 91 में एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। इस तरह के एक्सक्लूजन वाले केस हैं जिनका मान लो एक्सक्लूड किया जाता है, तो जिसका जो रिज़ल्ट होगा या वो एक्ट जो होगा वो इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज कर सकता है। इसमें एक्सेप्शन लिया गया है। द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज और बी known to be likely to cause to the person giving the consent or who on whose behalf the consent is given। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मिसकैरेज वाले केस आते हैं। मान लीजिए किसी लेडी की कंसेंट ली गई है मिसकैरेज करने के लिए और वो फ्री कंसेंट है और उसके गुड फेथ में है। अगर वो उसके गुड फेथ में नहीं है उस लेडी के या उस अनबॉर्न चाइल्ड के, तो तब जो वो कंसेंट है वो फ्री नहीं मानी जाएगी। उसके बेनिफिट में होनी चाहिए, गुड फेथ के लिए होनी चाहिए, दूसरा फ्री कंसेंट होनी चाहिए पेशेंट की। फिर सेक्शन 92 में आ जाते हैं। एक्ट्स डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। इसमें बिना कंसेंट के लिया गया कोई भी ऐसा एक्शन है या ऐसा कोई भी कार्य है जो उसके पेशेंट के लिए या उस व्यक्ति के लिए फ़ायदे के लिए है, गुड फेथ में है, और जो उसके बिहाफ पर उसके पेरेंट्स भी ले सकते हैं अगर वो माइनर चाइल्ड है तो, लेकिन उसके बेनिफिट में होना चाहिए, उसके नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। सेक्शन 94 में आ जाते हैं। एक्ट टू विच ए पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रीट। सेक्शन 94 में आ जाते हैं जो एक्ट किसी के लिए भी किए गए हैं और जो कि उस थ्रीट से ली गई कंसेंट है, वो यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 95 में एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अगर जैसे हमने पीछे भी देखा है, अगर बड़ी हार्म से छोटी हार्म करने में ज़्यादा मतलब फ़ायदा है किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए, तो वहाँ पर डिफेंस मिल जाएगा। जैसे मैंने एक पीछे अभी बताया था, दो घर में मान लीजिए ए के घर में आग लग रही है, तो बी क्या करता है, ए के पड़ोस वाला सी के घर को तोड़ देता है जिससे कि आगे के घर बच सके या पूरी लाइन जलने से बच सके, तो वहाँ पर इसका डिफेंस मिलेगा। जनरल एक्सेप्शन में ये कवर होगा क्योंकि यहाँ पर एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म करके बचा जा सकता है इसलिए। जैसे कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न दैट इट कॉजेज़ और दैट इट इज़ इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज़ नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ़ दैट हार्म इज़ सो स्लाइट that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। तो उसकी हार्म की वो कंप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ आज हम सेक्शन 76 टू 95 तक कवर किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 96 टू 106 तक कवर करेंगे जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है।
और इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का पार्ट जब हम कवर करेंगे, तो अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं आगे कुछ इसमें सुधार चाहते हैं तो। प्लीज़, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।